छत्तीसगढ़ की अमूल्य लोक कला पंडवानी की आत्मा थी श्री तीजन बाई जी के भारतीय रंगमंच को एक नई दिशा दी। उन्हें 1983 में पद्मश्री और 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से पंडवानी की शेरनी डॉक्टर तीजन बाई जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्होंने गांव की चौपालों से निकलकर पंडवानी को पेरिस, लंदन, रूस और दुनिया के अनेक देशों तक पहुंचा दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर तीजन बाई केवल छत्तीसगढ़ की नहीं बल्कि पूरे भारत की सांस्कृतिक पहचान थी। नमस्कार दोस्तों, कहते हैं हर लोक कला की एक आत्मा होती है। छत्तीसगढ़ की अमूल्य लोक कला पंडवानी की आत्मा थी श्री तीजन बाई जी। अगर पंडवानी एक शरीर थी तो उसकी सांस थी तीजन बाई। उनकी आवाज़ में महाभारत बोलती थी, उनके अभिनय में पात्र जीवंत हो उठते थे और उनके तंबूरे में सिर्फ संगीत नहीं बल्कि पूरी भारतीय संस्कृति की गूंज सुनाई देती थी। हेलो, नमस्ते, जोहार। मैं हूँ आपका अपना आकाश शाहू और आप देख रहे हैं मैशिश ऑफिशियल। छत्तीसगढ़ की मिट्टी में जन्मी इस महान लोक कलाकार ने गांव की चौपाल से लेकर दुनिया के सबसे बड़े मंचों तक पंडवानी का परचम लहराया। उन्होंने सिर्फ एक कला का प्रदर्शन नहीं किया बल्कि अपनी पूरी जिंदगी उस लोक कला को समर्पित कर दी जो आज छत्तीसगढ़ की पहचान बन चुकी है। लेकिन दोस्तों, आज वही आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो गई। पद्मश्री 1988, पद्म भूषण 2003 और पद्म विभूषण 2019 जैसे देश के सर्वोच्च सम्मानों से सम्मानित पंडवानी की अमर पहचान तीजन बाई अब हमारे बीच नहीं रही। मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से पंडवानी की शेरनी डॉक्टर तीजन बाई जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इस वीडियो में एक बार फिर से उनकी स्मृतियों को जीवंत करने का भरपूर प्रयास करूंगा। कृपया अंत तक बने रहें। तीजन बाई जी की कहानी। अब मैं आपको पंडवानी के उस मंच की ओर लेकर चलता हूं जो विदेश में तीजन बाई की प्रस्तुति थी, और कल्पना कीजिए कि वह प्रस्तुति कैसी रही होगी, उनकी पहली प्रस्तुति। इसे मैं थोड़ा सा जीवंत करने का प्रयास करता हूं और फ्लैशबैक में लेकर चलता हूं। स्थान अंतर्राष्ट्रीय मंच, पेरिस या लंदन का मंच, एक भव्य ऑडिटोरियम, समय रात्रिकालीन। पात्र तीजन बाई, उम्र 30 से 35 वर्ष के आसपास, ऊर्जा से भरपूर, रागी और संगीतकार साथ में है। मंच में पूरी तरह अंधेरा है। अचानक एक तेज रोशनी, स्पॉटलाइट मंच के केंद्र पर पड़ती है। लाल रंग की पारंपरिक साड़ी पहने, माथे पर बड़ी सी बिंदी लगाए, गले में मालाएं और हाथों में कंगन पहने एक महिला खड़ी है। उनके हाथ में एक तंबूरा है जिस पर मोर पंख बंधे हैं। चेहरे पर गजब का तेज और आंखों में अंगारे हैं। यह तीजन बाई जी हैं। यह दृश्य कैसा रहा होगा अंतर्राष्ट्रीय मंच का। तीजन बाई जी रौद्र रूप में कड़कती आवाज के साथ छत्तीसगढ़ी में गाती है। अरे गांडीव ल धरिस अर्जुन हा और भीम ह गर्जिस भाई रे भाई, आज दुशासन के लहू से द्रौपदी अपन केस ल धोही जी। तीजन बाई तमूरे को कंधे पर रखकर तेजी से मंच पर घूमती है। उनके पैर थिरक रहे हैं। वह अभिनय करती है जैसे भीम दुशासन की छाती पर बैठा हो। दर्शक मंत्र मुग्ध है। रागी बोलता है मंच के कोने से हुंकार भरते हुए, हो भाई हो, फिर का होइस दाई। तीजन बाई तंबूरे को उंगली से बजाते हुए दर्शकों की तरफ देखकर, फिर का होना था संगी, ई हावे पंडवानी, पांडवों के बानी, छत्तीसगढ़ के प्राण। सोचिए यह दृश्य कैसा रहा होगा उस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जहां पंडवानी की शेरनी एक छोटे से गांव से निकलकर अपनी कला को प्रदर्शित कर रही है। यह कितना भाव और आत्मा को छूने वाला दृश्य रहा होगा। दोस्तों, अगर आज दुनिया पंडवानी का नाम जानती है तो उसके पीछे सबसे बड़ा नाम है पद्म विभूषण डॉक्टर तीजन बाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पंडवानी आखिर है क्या? पंडवानी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। पंडवानी यानी पांडववाणी, महाभारत की गाथाओं पर छत्तीसगढ़ी लोक धुन, गीत, संवाद और सशक्त अभिनय के माध्यम से जीवन करने वाली छत्तीसगढ़ की अनूठी लोक कला है। इसकी उत्पत्ति छत्तीसगढ़ के मैदानी अंचलों में हुई और शुरुआत में इसे प्रधान एवं गौड़ जनजातियों के लोक गायक अपने यजमानों के बीच प्रस्तुत करते थे। यद्यपि पंडवानी की मूल प्रेरणा महर्षि वेदव्यास की महाभारत है, लेकिन इसकी प्रस्तुति का प्रमुख आधार सबल सिंह चौहान द्वारा रचित
छत्तीसगढ़ी महाभारत है। दोहा चौपाई शैली में लिखी गई इस रचना ने महाभारत को छत्तीसगढ़ की बोली, लोक जीवन और संस्कृति से जोड़ दिया, जिससे यह आम जनमानस की अपनी कथा बन गई। पंडवानी की सबसे रोचक बात यह है कि यहाँ महाभारत का सबसे बड़ा नायक अर्जुन नहीं बल्कि भीम है। कीचक वध, बकासुर वध और दुशासन वध जैसे प्रसंगों के माध्यम से भीम के पराक्रम को सबसे अधिक प्रस्तुत किया जाता है। इस लोक कला की दो प्रमुख शैलियां हैं, वेदमती जिसमें कलाकार बैठकर कथा कहता है और कपालिक जिसमें खड़े होकर अभिनय, संवाद और हाव भाव के साथ पूरा महाभारत मंच पर जीवंत हो उठता है। यहीं से शुरू होती है डॉक्टर तीजन बाई की क्रांति, जब महिलाएं केवल वेदमती शैली तक सीमित थी, यानी केवल बैठकर पठन पाठन करती थी। तब उन्होंने पहली महिला के रूप में कापालिक शैली अपनाई। उनके हाथ का साधारण तंबूरा कभी भीम की गदा बनता, कभी अर्जुन का धनुष और कभी श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र। रंगकर्मी हबीब तनवीर के सहयोग से तीजन बाई ने गांव की चौपालों से निकलकर पंडवानी को पेरिस, लंदन, रूस और दुनिया के अनेक देशों तक पहुंचाया। उन्होंने केवल एक लोक कला का प्रचार नहीं किया बल्कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक आत्मा को विश्व पटल पर अमर कर दिया। यह वही हबीब तनवीर जी हैं जिन्हें आधुनिक भारतीय रंगमंच के दिग्गज पटकथा लेखक, कवि और अभिनेता के रूप में जाना जाता है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में जन्मे तनवीर जी ने आगरा बाजार और चरणदास चोर जैसे नाटकों से इतिहास रचा। उन्होंने 1959 में भोपाल में नया थिएटर की स्थापना की और छत्तीसगढ़ी लोक कलाकारों के साथ काम करके भारतीय रंगमंच को एक नई दिशा दी। उन्हें 1983 में पद्मश्री और 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। इन्होंने ही तीजन बाई जी को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे सिर्फ गाती नहीं थी बल्कि भीम, अर्जुन, द्रौपदी और दुर्योधन जैसे पात्रों को अपने अभिनय से दर्शकों के सामने साकार कर देती थी। उस दौर में न टीवी था, न सोशल मीडिया, न आधुनिक मंच और न ही कोई स्क्रिप्ट राइटर या कोई कोरियोग्राफर। फिर भी अपनी बुलंद आवाज, अद्भुत अभिनय और छत्तीसगढ़ी भाषा की मिठास से उन्होंने गांव की चौपालों से निकलकर पंडवानी को पेरिस, लंदन, रूस और दुनिया के अनेक देशों तक पहुंचा दिया। अगर झाड़ू राम देवांगन जी ने पंडवानी की नींव रखी थी तो डॉक्टर तीजन बाई जी ने उसे विश्व पहचान दिलाई। उन्होंने केवल पंडवानी नहीं गाई, उन्होंने उसे जिया, उसे रंगमंच बनाया और हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। श्रद्धांजलि से अमर विरासत तक की उनकी बात करते हैं। तीजन बाई जी के निधन के बाद पूरा देश उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए एकजुट दिखाई दिया। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सहित देश के अनेक जनप्रतिनिधियों, साहित्यकारों और कलाकारों ने विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने स्वयं उनके पैतृक गांव गनियारी पहुंचे और दसगात्र एवं श्रद्धांजलि सभा में शामिल होकर स्वर्गीय डॉक्टर तीजन बाई के तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर तीजन बाई केवल छत्तीसगढ़ की नहीं बल्कि पूरे भारत की सांस्कृतिक पहचान थी। उन्होंने अपनी अद्भुत साधना और पंडवानी की कापालिक शैली से छत्तीसगढ़ की लोक कला को विश्व मंच तक पहुंचाया। उनकी इस अमूल्य विरासत को चिरस्थायी बनाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की, जिसको जानना सबको जरूरी है। अब राज्योत्सव के अवसर पर हर वर्ष डॉक्टर तीजन बाई लोक कला अलंकरण प्रदान किया जाएगा, जिसके माध्यम से लोक कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले कलाकारों को सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही गनियारी स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का नामकरण भी डॉक्टर तीजन बाई के नाम पर किया जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां उनके संघर्ष और उपलब्धियों से प्रेरणा ले सके। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि डॉक्टर तीजन बाई की जीवन भर की कला साधना का प्रतीक रहा है उनका तंबूरा, रायपुर के संग्रहालय में पूरे सम्मान के साथ संरक्षित रखा जाएगा। यह तंबूरा आने वाली पीढ़ियों को उस महान लोक साधिका की अमर विरासत से परिचित कराएगा। यह केवल सरकारी घोषणाएं नहीं हैं बल्कि उस लोक गायिका के प्रति छत्तीसगढ़ की सच्ची श्रद्धांजलि है, जिसने अपनी पूरी जिंदगी पंडवानी और लोक संस्कृति को समर्पित कर दिया। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या तीजन बाई जी जैसी महान लोक कलाकार को अपने जीवन के अंतिम दिनों में वह सम्मान और सहयोग मिला जिसकी वे हकदार थी? मैं आपको दिसंबर 2024 में मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आई पद्म भूषण, पद्म विभूषण तीजन बाई जी की आर्थिक कठिनाइयों और स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही थी। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि उन्हें मिलने वाली मासिक सहायता समय पर नहीं मिल रही थी, जिसके कारण इलाज और दैनिक ज़रूरतों में दिक्कतें आ रही थी। इसके बाद एक विधायक ने उन्हें 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की थी मौखिक तौर पर। द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट थी
यहाँ एक बात समझना जरूरी है जिसे मैं बताने जा रहा हूँ। जिस पेंशन का जिक्र हुआ वह पद्म पुरस्कार मिलने की वजह से केंद्र सरकार द्वारा मिलने वाली कोई अनिवार्य पेंशन नहीं है। भारत सरकार पद्मश्री, पद्म भूषण या पद्म विभूषण पुरस्कार विजेताओं को कोई नियमित मासिक पेंशन देने का प्रावधान नहीं रखती है। कुछ राज्य सरकारें अपने स्तर पर कलाकारों के लिए सम्मान निधि, पेंशन जैसी योजनाएं चलाती हैं और तीजन बाई जी को मिलने वाली राशि भी ऐसी ही राज्य स्तरीय सहायता से जुड़ी बताई गई थी। यही सवाल लोगों के मन में उठा जब देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाली लोक कलाकार जीवन के अंतिम दिनों में आर्थिक सहायता और इलाज को लेकर चर्चा में थी। तब व्यवस्था इतनी संवेदनशील क्यों नहीं दिखी? लेकिन उनके निधन के बाद तस्वीरें बदल गई। यही सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, क्या किसी कलाकार को उसका सम्मान और सहयोग जीते जी मिलना चाहिए या फिर उसके जाने के बाद स्मृतियाँ और घोषणाएं ही हमारी संवेदनाओं का प्रमाण बन जाती है? इस सवाल का जवाब समाज और व्यवस्था दोनों को मिलकर देना होगा। इसमें आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। अब इस एक पर्टिकुलर पॉइंट का एक समाधान भी है। दोस्तों, तीजन बाई जी की कहानी सिर्फ एक महान कलाकार की विदाई नहीं है, बल्कि यह हम सबके सामने एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाती है। क्या हमारे लोक कलाकारों का सम्मान सिर्फ पुरस्कारों और श्रद्धांजलियों तक सीमित रहना चाहिए या फिर उनके जीते जी उनकी गरिमा और बुनियादी जरूरतों की जिम्मेदारी की व्यवस्था भी होनी चाहिए? आज भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के पास स्कीम फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर वेटरन आर्टिस्ट है, जिसके तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के आर्थिक रूप से जरूरतमंद वरिष्ठ कलाकारों को प्रति माह 6,000 तक की वित्तीय सहायता दी जा सकती है। इस योजना में पात्र कलाकारों के लिए स्वास्थ्य सहायता का प्रावधान भी रखा गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या केवल एक पेंशन पर्याप्त है? मेरे विचार से अब समय आ गया है कि हर राज्य में लोक कलाकारों के लिए एक आर्टिस्ट वेलफेयर मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया जाए, जिससे हर वरिष्ठ लोक कलाकारों का डिजिटल रिकॉर्ड हो, हर 6 महीने में उनके स्वास्थ्य की जांच हो, जरूरत पड़ने पर घर तक चिकित्सा सुविधा पहुंचे, आर्थिक सहायता समय पर मिले और जिनके पास अपना घर नहीं है उन्हें आवास योजनाओं में पहली प्राथमिकता दी जाए। ऐसा मॉडल भारत में पूरी तरह नया भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि यह भारत के किसी भी कोने में लागू नहीं है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, पश्चिम बंगाल की लोक प्रसार प्रकल्प योजना, इसके तहत 2 लाख लोक कलाकारों का पंजीकरण किया गया है। पात्र कलाकारों को नियमित मानदेय, वरिष्ठ कलाकारों को पेंशन और सरकारी कार्यक्रमों में प्रस्तुति के लिए अलग से पारिश्रमिक दिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सरकारी कार्यक्रमों में प्रस्तुति के लिए अलग से पारिश्रमिक दिया जाता है। इससे कलाकारों को केवल सम्मान ही नहीं बल्कि नियमित आजीविका भी मिलती है। दोस्तों, अगर पश्चिम बंगाल जैसे मॉडल को स्थानीय ज़रूरतों के अनुसार छत्तीसगढ़, राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों में भी, अगर पूरी भारत में भी लागू कर दिया जाए तो शायद कोई भी तीजन बाई अपने अंतिम दिनों में आर्थिक या स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना न करे, क्योंकि किसी कलाकार को सबसे बड़ा सम्मान उसकी प्रतिभा, पुरस्कार या श्रद्धांजलि नहीं है, बल्कि उसके जीते जी सम्मानजनक जीवन देना होता है। शायद यही तीजन बाई जैसी लोक साधिका के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। क्या अब बात करेंगे महत्वपूर्ण मुद्दे की, क्या तीजन बाई जी के बाद पंडवानी का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है या यथावत बना रहेगा? दोस्तों, आज सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि तीजन बाई हमारे बीच नहीं रही, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या तीजन बाई के बाद भी पंडवानी जिंदा रहेगी? एक कलाकार का जाना सिर्फ एक व्यक्ति का जाना नहीं होता, बल्कि उसके साथ एक पूरी परंपरा भी कमजोर पड़ने लगती है। अगर अगली पीढ़ी उसे नहीं अपनाती तो इतिहास की सबसे समृद्ध लोक कलाएं भी धीरे धीरे किताबों और संग्रहालयों तक सिमट रह जाती है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि क्योंकि आज भी छत्तीसगढ़ की नई पीढ़ी इस विरासत को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है, कई कलाकार अपने अपने मंचों पर पंडवानी और छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति की मशाल जलाए हुए हैं। ऐसे अनेक लोक कलाकार गांव-गांव में अपनी संस्कृति को जीवित रखने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे तीजन बाई जी की एक शिष्या हैं तरुणा साहू जी, सम्माननीय तरुणा साहू जी, वो पंडवानी को अभी जीवंत करने में अपना
अमूल्य योगदान दे रही है। मेरा छत्तीसगढ़ के हर युवा कलाकार से एक आह्वान है, अगर सच में हम तीजन बाई जी को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाने से पहले उनकी कला को आगे बढ़ाइए। एक बच्चा भी अगर पंडवानी सीखता है, एक युवा भी अगर मंच पर महाभारत की कथा सुनाता है, तो समझिए कि तीजन बाई जी आज भी हमारे बीच जीवित हैं। और मेरी छत्तीसगढ़ सरकार, संस्कृति विभाग और समाज से भी एक विनम्र अपील है, सिर्फ स्मारक मत बनाइए, कलाकार भी तैयार कीजिए। राज्य में पंडवानी प्रशिक्षण केंद्र, छात्रवृत्ति मंच और गुरुकुल जैसी व्यवस्था हो, ताकि आने वाले वर्षों में हजारों नई तीजन बाई और झाड़ू राम देवांगन इस धरती से निकले। क्योंकि संस्कृति तभी जीवित रहती है जब उसे अगली पीढ़ी अपनी आवाज़ बना ले। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि तीजन बाई जी का शरीर भले ही पंचतत्व में विलीन हो गया है, लेकिन उनकी पंडवानी कभी नहीं मरेगी। यही उनके प्रति हमारी सबसे सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय मां आशीष।